क्लास 12th नागरिक शास्त्र का अभी तक हम लोगों ने देखा था बुक 1 यानी समकालीन विश्व में राजनीति के सारे ही चैप्टर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक 2 है, जो कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, खंड खा है आपकी बुक का। आज की इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आप इन सारे को तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं सारी वीडियो में बताए गए प्रश्नों से ही कवर हो जाएंगे। यानी अगर आप इन पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके पूरे 100 आउट 100 मार्क्स मिलने ही हैं, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे, और इसके पहले वाली वीडियो जो थी उसको भी आप ज़रूर से देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखें। इसमें सभी चैप्टर्स के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे ही कवर किए गए हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु या कोई भी प्रश्न सभी जो हैं कवर हैं और सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो भी प्रश्न हैं और उनके उत्तर। अब जैसा कि पहला चैप्टर जो होगा वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी जैसा कि खंड खा है स्वतंत्रता के बाद की राजनीति, तो इसमें दिया है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या चुनौतियां थी। सबसे पहले ही चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आप इस चैप्टर से समझ ही रहे हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या चुनौतियां थी। इन सारे ही बातों को इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न पहला है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, इसका क्या परिणाम हुआ। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अब जैसा कि पूछा है प्रश्न में, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न का क्या अर्थ है। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी यह एक सिद्धांत है जिसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और क्या अगला है, इसके परिणाम क्या हुआ ये बताना है। तो आइए देखते हैं उत्तर को। उत्तर कैसे देना है आपको, जैसा उत्तर इसमें लिखा हुआ है, अगर इस तरह आप उत्तर प्रश्नों के देते हैं एग्ज़ाम की कॉपी में तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको हाईलाइट करिए या फिर ब्लैक पेन से लिखिए, और साथ ही कॉमा, फुल स्टॉप, इन सारी ही बातों का ध्यान रखिए। और प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है आपको, इन सारी बातों को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। तो जैसा कि उत्तर है, 1947 में भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन एक प्रक्रिया का परिणाम था जो 1940 के दशक में मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब इसमें MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो किस प्रक्रिया का परिणाम था। तो ये मुस्लिम लीग जो कि 1940 के दशक में प्रारंभ किया गया था, इसको ज़रूर से याद रखिए। इसी प्रक्रिया जो के का परिणाम था कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब इसके बाद है भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान योजना के अंतर्गत हुआ। यह एक योजना थी जो कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, इसी के आधार पर जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान दो समुदायों का देश था। द्विराष्ट्र यानी दो राष्ट्र, जिसमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को बराबर का
जो है वो अधिकार था, तो इसीलिए ये द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया। इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग एक तरह से समझिए कि एक पार्टी है जो कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। यानी जब भारत ने ये कहा कि दो राष्ट्र जो हैं हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर हैं, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जब बराबर हैं तो इनको भी एक अलग राष्ट्र चाहिए। अब जैसा कि द्विराष्ट्र के परिणाम पूछा गया है, यानी जब पाकिस्तान और भारत दोनों अलग हुए तो उसका क्या परिणाम हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत और पाकिस्तान के अलग होने से क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आए। तो इसके लिए आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आप पॉइंट्स याद रखिए, हेडिंग्स याद रखिए, उन्हीं हेडिंग्स को आपको एक्सप्लेन करना है। स्थानांतरण पहला है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, यही स्थानांतरण है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। वर्ष 1947 में विभाजन के पश्चात व्यापक पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा। स्थानांतरित का मतलब एक जाना एक दूसरे के स्थान पर। तो जैसा कि जब देश विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग जो हैं वो भारत में ही रहना पसंद किए। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही जो है वो स्थानांतरण है। यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदी से पूर्ण था। यह जो है कोई प्लान नहीं था इसका, तो यह जो है स्थानांतरण जो है पहला कारण परिणाम हुआ। अब अगला परिणाम क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान के अलग होने से सांप्रदायिक दंगों के केंद्रों का उद्भव। दूसरी हेडिंग ये हो जाएगी सांप्रदायिक दंगे, यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग ये दोनों संप्रदाय हैं, इन दंगों का उद्भव हुआ। जैसे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक दंगों के केंद्र बन गए, जहां एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्र से नहीं गुजरते थे। अब तीसरी हेडिंग है शिविरों में शरण, जो कि ये एक परिणाम और सामने आया। अस्थायी शरणार्थियों को शिविर में शरण लेनी पड़ी। मुस्लिम तथा स्थानीय प्रशासन ने उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। सीमा पार करने पर लोगों को कई महीनों तक शिविरों में व्यतीत करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो कि ना भारत में गए ना पाकिस्तान में, उन्हें शिविर में शरण लेना पड़ा, जिनके साथ पुलिस लोग जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। कॉपी में भी आपको इसी तरह लिखना है, प्रॉपर हेडिंग्स डालकर, लाइंस छोड़ के, इन सारी बातों का ध्यान दे के, थोड़ी सुंदर राइटिंग भी बना के आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब एक कारण जो है परिणाम देखने को और मिला, आर्थिक क्षति भी बहुत ज़्यादा हुई। यानी पैसों की आर्थिक क्षति का मतलब विभाजन के समय दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गईं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की व्यापक आर्थिक क्षति हुई। जब समान संपत्तियां नष्ट होंगी तो आर्थिक क्षति यानी पैसे से संबंधित हानियां होंगी। उद्योग धंधों का पतन हो गया, यानी जो भी जहां नौकरी कर रहे थे लोग वहां से छोड़ना पड़ा, जिससे कि उद्योग धंधे, जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में गया तथा जूट मिलें बंगाल में रह गईं। उद्योग धंधों का पतन हुआ और जूट को बहुत ज़्यादा ही हानि हुई, जिसमें इन उद्योगों को अत्यधिक हानि हुई। अन्य संपत्तियां विपत्ति संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया, जो कि आर्थिक क्षति का उदाहरण है ये सभी।
तो इस तरह से 4 जो हैं वो परिणाम आए भारत और पाकिस्तान के अलग होने से। पहला जो था वो था कि स्थानांतरण हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। दूसरा था कि बहुत से लोगों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी। तीसरा, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हुई और चौथा, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई। तो इस तरह इन चारों हेडिंग्स को याद रखिएगा और एग्ज़ाम के टाइम इसको रिवाइज ज़रूर से करिए। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में अब दूसरा जो है टॉपिक से प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अर्थ कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपसे ज़रूर से आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखें इसके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। उत्तर है, और जो भी हमने प्रश्न उत्तर बताए हैं ये सारे ही बहुत सालों के जो प्रीवियस ईयर के नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे ही सेट से इन सभी को सर्च करके तब जाके इनके उत्तर को लिख के ये वीडियो आ पाई है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आइए देखते हैं उत्तर को। केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि जब राज्यों का बंटवारा हुआ सभी राज्य भारत में, तो इनका गठन किस प्रकार हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले एक आयोग बनाया गया 1953 में। ये आप 1953 ये MCQ प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो आप डेट्स के लिए डेट्स को ज़रूर से रिवाइज करें। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इस आयोग का कार्य राज्यों के गठन तथा उनके सीमांकन के मामले पर विचार करना था। ये एक आयोग था जो कि राज्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने की प्रमुख सिफारिशें जो थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान से देखिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी जब राज्यों का गठन होने लगा भारत में तो सबसे पहली सिफारिश ये थी कि राज्य का गठन कैसे किया जाए, तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, ये पहली सिफारिश थी। दूसरा है, इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। यानी देश हमारा एक ही है जैसे कि भारत, इस प्रकार राज्यों का गठन हो कि हमारा राष्ट्र की बंटवारा ना हो, यानी एक ही राष्ट्र जो है उसका एकता और अखंडता बनी रहे। अब अगला है, राज्यों का पुनर्गठन करते समय प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जन कल्याण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य का गठन ऐसा हो कि सभी लोग खुशहाल रहें, जन कल्याण और प्रशासनिक कुशलता यानी प्रशासन जो है बहुत ही अच्छे से प्रशासन का संचालन हो। तो इस तरह से प्रमुख सिफारिशें 4 थी। प्रश्न तीसरा है, भारत में नए राज्यों के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी तक तो आयोग गठन किया गया था, अब इस आयोग ने क्या क्या कार्य किए जो कि नए राज्यों के निर्माण में शामिल है। अब देखते हैं इसका उत्तर। राज्यों की सीमाओं को इस प्रकार तय करना कि देश की भाषाई व सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले तथा राष्ट्रीय अखंडता को भी क्षति ना हो। यही बात जो है आयोग ने ध्यान में रख के इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6
केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी 1956 तक भारत में केवल 14 राज्य और 6 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद के वर्षों में क्षेत्रीय संस्कृति एवं विकास के मामलों में क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। जैसे कि इस समय हमारे देश में आप देख सकते हैं राज्यों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है। तो इस हिसाब से इसका कार्य जो है मतलब राज्यों का गठन अभी तक होता चला आया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 इस चैप्टर का। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, और ये टॉपिक पे हर बार क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, देश के विभाजन के बाद रियासतों के एकीकरण पर निबंध लिखिए। यानी देश की स्वतंत्रता के पहले जो है वो हमारे जो देश में शासन था उसका अंत कैसे हुआ, तो इसके पहले कैसी व्यवस्था थी इसको समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं उत्तर को। उत्तर है, ब्रिटिश काल में भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। पहले ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत जो सीधे अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में थे, तथा दूसरे रजवाड़े जिन पर राजाओं का शासन था। यानी ब्रिटिश काल जो था स्वतंत्रता के पहले, उस समय भारत में ना कोई प्रधानमंत्री था, इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। उस समय केवल 2 ही शासन चलता था, एक तो जो अंग्रेज लोग थे, दूसरा रजवाड़े यानी जो राजा थे जिन्होंने सरकार अंग्रेजों से मिलकर अपना अलग ही राज्य बनाकर उस पर राज्य किया करते थे। तो इनका क्या हुआ ये देखते हैं आगे। इन रजवाड़ों ने ब्रिटिश कानून की अधीनता स्वीकार कर रखी थी तथा वे इनके अनुसार शासन चलाते थे। स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेज सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व वाले हिस्सों के साथ साथ रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, जिनकी संख्या 565 थी। 565 रजवाड़े उस समय भारत में थे। इस आंसर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि सर्वप्रथम श्रवणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा की तथा उन्होंने अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो यह क्या था, यह एक सहमति पत्र था। यानी जो राजा अपना विलय करना चाहते थे वे इस पर हस्ताक्षर करते थे। जिस रजवाड़ों की जनता लोकतंत्र को अपनाने को तैयार थी परंतु वहां के शासक तैयार नहीं थे, उन रजवाड़ों को संघ में शामिल करने के लिए सैनिक बल का सहारा लिया गया। जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ 2 ऐसे राज्य थे जिसके शासक जो थे वो लोकतंत्र को अपनाना नहीं चाहते थे। तो इनके लिए क्या किया गया कि भारत में उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने जो है इन शासकों सैनिक बल के प्रयोग का सहारा लेके इन रजवाड़ों को भारत में विलय कराया। तो इन दोनों राज्यों को जरूर से याद रखिएगा, हैदराबाद और एक और है जूनागढ़। इन्होंने जो है बहुत ही कठिनाई इनको विलय कराने में हुई जिससे सैनिक बल का सहारा लिया गया। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर का एक और प्रश्न बचता है प्रश्न नंबर 5। ये लास्ट प्रश्न नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पिछले बार के भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर को। प्रश्न है, नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय तथा नए राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
जैसे कि चैप्टर का नाम है कि नए राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियां, इससे प्रश्न पूछा गया है। उत्तर, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहने के पश्चात 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया होगा, तो आंसर आपको कैसे लिखना है। तो जैसे दीर्घ में अगर उत्तर पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा पहले ऐसे इंट्रो लिखेंगे, पहले की बातें लिखेंगे, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जो भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस तरह से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सारी चुनौतियों का हेडिंग डाल डाल के एक्सप्लेन करके आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। तो हेडिंग डालना अपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां थी, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इस तरह से आप लिख सकते हैं हेडिंग के बाद। उसके बाद आपको सारी चुनौतियों को लिखना है। अब जैसा कि पहली चुनौती क्या थी, एकता के सूत्र में बांधना, यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, ये प्रमुख चुनौती थी। जैसा कि राज्यों के निर्माण के समय भी यही चुनौती थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली और तात्कालिक चुनौती यह थी कि किस प्रकार भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, जिसमें भारतीय समाज के लिए सभी विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत अपने विशाल विविधता और आकार के कारण महादेश के समान था, यानी भारत इतना बड़ा था, इनमें राज्यों का गठन जो था ऐसे कैसे किया जाए जिससे कि सभी एकता के सूत्र में बन जाएं। भारत अपने विविधता और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति है भारत में, तथा वे भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी थे। ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता और एकता बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती थी भारत के लिए। इसीलिए पहली चुनौती ये मानी गई कि एकता के सूत्र में भारत को किस प्रकार बांधा जाए। अब दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, यानी जैसा कि आपने देखा था कि पहले रजवाड़े और अंग्रेजों का शासन था, तो इस स्थिति में लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, यही चुनौती थी। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकतंत्र के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध था। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक शासन को अपनाया। लोकतंत्र को बनाने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक है, जो कि उस समय संविधान हमारा बना नहीं था, किंतु चुनौती यह भी थी कि संविधान से मिलते जुलते लोकतांत्रिक व्यवहार का भी प्रयोग किया जाए, यानी उस संविधान की बातों को फॉलो किया जाए। अब देखते हैं तीसरी और सबसे लास्ट चुनौती क्या थी। तीसरी चुनौती यह थी कि सार्वभौमिक विकास, देशों को एकता के सूत्र में बांधना, उसके बाद लोकतंत्र स्थापित करना। लेकिन जब लोगों का विकास ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इन बातों का। तो तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिसमें पूरे समाज को समाहित किया जा सके। इस बात को सुनिश्चित करना था कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त असली चुनौती गरीबी समाप्त करने के लिए कारगर नीतियों को बनाने तथा उन्हें अपनाने की थी। तो इस तरह से आपने देखा, आपका चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। 5 प्रश्नोत्तर देखे और इस चैप्टर के इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हैं। बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा आपके चैप्टर से कोई भी आंसर नहीं आ सकता। इन्हीं टॉपिक के आसपास या इनसे मिलते जुलते प्रश्न ही आपकी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे।
क्लास 12th नागरिक शास्त्र अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं इस चैप्टर के जो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके उत्तर को, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन सारे ही आंसर को इंक्लूड किया गया है। अगर आप इन पूरी क्लास को ध्यान से देखते हैं और साथ ही सारे ही क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार करते हैं रिवीजन के लिए, तो आपका नागरिक शास्त्र में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। बस इसके लिए आपको सारे ही आंसर को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है पहला, विकास से आप क्या समझते हैं? जैसे कि चैप्टर के नाम में ही है नियोजित विकास। नियोजित मतलब प्लान मतलब किसी चीज़ की प्लानिंग की जाती है, उसी तरह से विकास की भी एक प्लानिंग की गई थी। इसी की राजनीति यानी कार्य करने का क्या ढंग था इस राजनीति का, तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम समझिए। उसके बाद जैसा कि विकास है, तो विकास से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और पिछले साल के बहुत से क्वेश्चन पेपर नागरिक शास्त्र से हमने एनालाइज किया और सर्च करके तब इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर को लिखे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। विकास लोगों, देश या मानव जीवन के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया और औद्योगिकीकरण व आधुनिकता के मामले में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है, जो कि जीवन स्तर के विकास से पहचानी जाती है। यूँ समझिए कि विकास क्या है। अगर आप अच्छा रहन सहन है और अच्छी जीवन स्तर ऊंचा उठाने का, यानी अच्छा मकान, जो भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं ये सारी ही उन्नत प्रकार की हों, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण में देश हमारा पीछे ना हो, अन्य देशों की तुलना में आर्थिक स्तर ऊंचा हो और बेरोजगारी और जो भी समस्याएं हैं देश की आर्थिक, उन सभी में कमी हो, यही क्या है, विकास का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए और जिससे आप उत्तर अच्छे से दे पाएँ एग्ज़ाम में। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है, जो भी शब्द सीमा दी गई हो उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखना है, बड़ा छोटा टाइम मैनेजमेंट करते हुए। प्रश्न दूसरा है, इस चैप्टर का विकास की क्या अवधारणाएं हैं? विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को समावेशित किया जाता है, जैसे उच्च सामाजिक समानता, उच्च आय स्तर, भौतिकता एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास आदि। अब ये मत समझिए कि विकास का मतलब यही हुआ कि अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा रहन सहन है, कपड़े अच्छे हैं। इसी के साथ ही शारीरिक भी क्षमताएं देखा जाता है, जैसे कि अच्छा भोजन होगा तो अच्छा प्रोटीन्स आपकी बॉडी को मिलेगा, तो अच्छा बौद्धिक क्षमता, दिमाग भी उसी स्तर पर रहेगा, तो ये भी शामिल किया जाता है विकास में। यानी कि भौतिकता के साथ साथ शारीरिक आवश्यकताएं जो भी हैं ये भी विकास में शामिल की जाती हैं। अब है, समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों एवं परिवेशों के लिए विकास की धारणा एवं आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। विस्थापित होने या आजीविका के साधन छिन जाने के भय के कारण आदिवासी इस्पात संयंत्र का विरोध करते हैं, जो कि अन्य लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन उनकी तो आजीविका यही है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास सभी के लिए अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग सभी मनुष्यों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए। प्रश्न तीसरा है, बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पिछले साल की क्वेश्चन पेपर में भी आया है। इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, या बॉम्बे प्लान क्या है। उत्तर है, भारत में नियोजन को गति देने के लिए
वर्ष 1944 में उद्योगपतियों यानी जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन कह लीजिए, के एक समूहों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में, यानी कि कैसे अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको प्लानिंग किया जाए जिससे विकास हो, इसी के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया। उसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब जब भी कभी भारत में विकास की बात हो तो 3 योजनाएं उस समय जो हैं बहुत प्रमुख थी, यानी इस चैप्टर में 3 योजनाएं हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला जैसे आपने भी पढ़ा बॉम्बे प्लान। अब दूसरा देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद भारत में अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए या अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई। तो उस प्रश्न अगला है, योजना आयोग क्या है, इसके क्या कार्य हैं? नियोजन को स्वरूप में लाने के लिए, जैसे कि बॉम्बे प्लान बनाया गया, उसके बाद योजना आयोग बनाया गया अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसको जो है नियोजन को स्वरूप में लाने के लिए, यानी उसको संचालन करने के लिए या जो भी नियम बनाए गए थे उनको लागू करने के लिए 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। ये प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा आर्थिक विकास के संदर्भ में आने वाले 5 वर्षों के लिए आय व्यय की योजना बनाई जाती है। अब योजना आयोग का कार्य यही है कि योजना आयोग में 5 वर्ष के लिए, जिसे कि पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, इसके लिए एक आर्थिक विकास के संदर्भ में जो भी आय हो, देश में क्या आय आ रही है, कर वगैरह टैक्स ये सब देश के आय हो गए, व्यय क्या खर्चा करना है योजनाओं के लिए ये व्यय हो गए। तो इन्हीं सारा चीज़ों का विवरण योजना आयोग का कार्य है ये। अगला प्रश्न है, नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो नियोजन का क्या उद्देश्य था, यानी ये सब योजनाएं जो बनाई जा रही थी इनका उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे इन योजनाओं के माध्यम से सरकार? तो आर्थिक समृद्धि करना, अर्थात देश में वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि करना। जो भी वस्तु हो देश में उत्पादन हो, सभी सेवाएं उपलब्ध हों जिससे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। आत्मनिर्भरता प्राप्त एवं समाज में आय की समानता स्थापित करना, यानी समाज में सभी का बराबर से अधिकार हो, सभी लोग आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर से यह तात्पर्य है, मतलब है कि सभी लोगों के पास रोजगार हो। अब जबकि हमारा टारगेट है सिविक्स में 100 आउट 100 लाना, तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इसके लिए जो है नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी 3 आयोग बनाए गए थे भारत में नियोजन को गति देने के लिए, विकास करने के लिए। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर किया गया। या आप यूं ही समझिए कि जो योजना आयोग है उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का सरकार प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है जो निर्देशात्मक और नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। अब नीति आयोग के क्या कार्य थे? नीति आयोग का कार्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निम्न कार्य करता है।
तो नीति आयोग के कार्य से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, तो इसके कार्यों को आप एक बार जरूर से ध्यान से पढ़ें। पहला कार्य जो है नीति आयोग का, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी जब राज्य विकसित होंगे, राज्यों का अच्छा राज्य होंगे, तभी एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोग संघवाद को बढ़ावा देना, यही पहला कार्य है नीति आयोग का। दूसरा कार्य है नीति आयोग का, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। सबसे पहला था राज्य स्तर पर, उसके बाद जो है वो ग्राम स्तर पर समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनको आर्थिक विकास से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का खतरा हो। यानी पहले राज्य को अच्छा सशक्त बनाना, फिर ग्राम में भी जो पिछड़े वर्ग का समाज है उन पर विशेष ध्यान देना। नीति आयोग का तीसरा कार्य, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना। फिर है आवश्यक संसाधनों की पहचान के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन निगरानी करना, ताकि सेवाओं के प्रदान में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। यानी कि योजना बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उनको सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाना यह सबसे बड़ा कार्य है। तो इसके लिए नीति आयोग क्या करती है, इसका मूल्यांकन और निगरानी करती है, यानी कि योजनाओं से लोगों को कितना लाभ हो रहा है। कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देना, इसका लास्ट कार्य। अब देखते हैं कि जो ये सारी योजनाएं बनाई गई थी, इनका क्या प्रभाव पड़ा, यानी हमारे देश में इससे कुछ विकास हुआ या नहीं। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, इनको सुलझा लिया गया है या नहीं। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर देना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मुद्दा यह था कि विकास के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों को किस प्रकार प्रदान किया जाए। अन्य मतभेद जो हैं वो इस प्रकार हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, क्योंकि जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास के अर्थ भिन्न भिन्न थे, इसलिए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की पूर्ति हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में आज़ादी के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में अपनाई गई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की प्राथमिकता हो, यानी दोनों जब मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद और क्या देश में विकास के लिए हुआ, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए वर्ष 90 और 91 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, लेकिन नियोजन की नीति को नहीं छोड़ा गया। यानी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो तो चल ही रही थी, इसके साथ ही 90 और 91 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। इन डेट्स को आप अच्छे से ध्यान से देखें, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग एवं व्यवसाय स्वयं चलाने चाहिए तथा देश को एक ऐसे केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है जो देश के लिए योजनाओं का निर्माण कर सके, यह एक मतभेद था। तो देश की आर्थिक विकास के सुनिश्चित करने के लिए आज सरकार भी कई महत्वपूर्ण उद्योगों पर एकाधिकार रखती है।
अनेक उद्योगों में सहकारी सहभागी निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी जल कल्याण कार्यों को कर रहा है राज्य। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब योजनाएं बनाई गई तो उन्हें लागू की गई, तो उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या योजनाएं सफल हुई या नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से आएगा तो पंचवर्षीय योजना 1991 में लागू की गई थी। वर्ष 1951 से 1956 में बनी। इसका प्रारूप अर्थशास्त्री के.एन. राज के नेतृत्व में तैयार किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए सबसे पहले भारत में विभाजन के समय कृषि को बहुत हानि पहुंची थी। यानी जब भारत विभाजित हुआ तो उसमें कृषि का जो है बहुत नुकसान हुआ था। योजना में प्रमुख प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई। इस योजना में ही भागड़ा, नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया। तो कृषि में जैसा कि सिंचाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत से बांधों का निर्माण किया गया, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला कार्य तो यही हुआ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 से 53 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या प्रभाव हुआ। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के तहत भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण ने समाज में समानता को बढ़ावा दिया। यद्यपि भूमि सुधार कार्यक्रम कानूनी बाधाओं एवं कमियों के कारण आंशिक रूप से ही सफल रहा। तो जैसा कि आपने देखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मेनली जो है वो कृषि पर ध्यान दिया गया। इसमें बांध बनाए गए और भूमि सुधार, यही सब कार्यक्रम जो है चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 5 वर्ष का चलाया गया था, जो कि पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस योजना में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, साथ ही औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। देश के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए आयात पर शुल्क लगाया गया। यानी कि जो देश में वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इसके लिए आयात पर शुल्क लगाया गया, जिससे आयात कम हो। तो ये तो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुए थे। तो इस तरह से पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी होती है। इन्हीं दोनों प्रश्नों के साथ ही आज का ये चैप्टर जो है नियोजित विकास की राजनीति खत्म होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप इतने ही प्रश्नों को तैयार करें और इन्हीं प्रश्नों से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 12 सिविक्स का अध्याय 4 भारत के विदेशी संबंध। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम के लिए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको नागरिक शास्त्र में अच्छे या बेस्ट मार्क्स चाहिए
तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखें और सारे ही प्रश्न उत्तर को अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपके नागरिक शास्त्र में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। और इस क्लास में बताए गए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इससे अलावा आपके क्वेश्चन पेपर में और कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और साथ ही आप ध्यान से देखते हुए चलिए कि आपको उत्तर कैसे लिखना है आपकी बोर्ड कॉपी में। बेस्ट तरीका आप इसी वीडियो से सीख के जाने वाले हैं। प्रश्न पहला है, भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे कि चैप्टर के नाम में ही विदेशी नीति का जिक्र किया है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि भारत की विदेशी नीति का उद्देश्य क्या है या भारत की विदेशी नीति क्या है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो भारत की विदेशी नीति का सबसे पहला पॉइंट है, समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध एवं वैश्विक शांति। भारत यह चाहता है कि उसके सभी देशों के साथ अच्छा संबंध हो और विश्व में शांति का माहौल हो। तो यह सबसे पहला उद्देश्य है भारत का। भारत ने सदैव शांतिपूर्ण विश्व की कामना की है। जो आप हेडिंग याद करेंगे उन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। भारत ने विनाशकारी युद्धों का कभी विरोध किया है, यानी वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो शांति की कामना करता है, तो इसलिए युद्ध का विरोध करता है। पारंपरिक झगड़ों एवं विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके तथा मध्यस्थता के साथ सुलझाने के लिए अपील की है। भारत चाहता है कि झगड़े, लड़ाई या युद्ध ना हो, विश्व में शांतिपूर्ण माहौल हो। इसी उद्देश्य के साथ भारत ने पारंपरिक समझौते भी किए हैं। इसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। अब भारत की विदेशी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। भारत लगभग 2 शताब्दियों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है, इसलिए वह साम्राज्यवाद के दोषों को भली भांति जानता है। साम्राज्यवाद से यह आशय है, जैसे कि भारत अंग्रेजों के शिकार में रहा या शिकंजे में रहा, उनके शासन में रहा, तो इसलिए वह नहीं चाहता है कि कोई भी देश वाले किसी भी देश पर अपना शासन जमाएं। इसी कारण भारत ने साम्राज्यवाद के विरोध तथा एशिया और अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील देशों तथा नव स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रयासों का सहयोग एवं समर्थन किया है। यानी जो भी देश अभी उपनिवेशवाद के शिकंजे में है, वह उनको स्वतंत्र कराने का भारत जो है प्रयास करता है। तो इस तरह से भारत की विदेशी नीति का एक प्रमुख घटक है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। और जैसा कि हेडिंग्स दी हैं, आपको एग्जाम में ऐसे हेडिंग्स डालना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो ये है फुल स्टॉप, कॉमा, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय विदेश नीति का संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करता है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। जैसा कि आपका चैप्टर ही था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी एक संगठन है यह। तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी देश में शांति चाहता है, सभी देशों में, तो इसलिए भारत उसका सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए भारत ने इसके सभी शांति अभियानों में सहयोग किया तथा आर्थिक, सामाजिक एवं चिकित्सीय अभियानों में भी हर संभव सहायता प्रदान की है, जिससे कि सभी देशों का विकास हो सके। अब जैसा कि हम आपको एक ट्रिक देना चाहेंगे ये आंसर को याद करने के लिए,
तो जैसा कि सबसे पहले आपकी हेडिंग है समस्त देशों, यानी पहला वर्ड जो है वो सा आता है, समस्त। अब दूसरा जो है पॉइंट साम्राज्यवाद, इसमें भी सबसे पहले सा आता है वर्ड के, आपके शब्द के शुरुआत में, तो सा, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला भी आता है संयुक्त, इसमें भी सा आता है। तो आप इन तीनों पॉइंट को ऐसे याद कर सकते हैं, समस्त, साम्राज्यवाद और संयुक्त। अगर आपको थोड़ा सा हिंट पहले का पता होगा तो आप हेडिंग अच्छे से याद कर लेंगे, और बस एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा रिवाइज करिए और फिर उसको एक्सप्लेन करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसा कि हम इस क्लास में बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही इजी तरीके से बस इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर को रिवाइज करना है। आपका नागरिक शास्त्र में अच्छे मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। आपको ना ही क्वेश्चन आंसर ढूंढने की ज़रूरत है और ना पता करना है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर को देखें। अब भारत का अगला जो है विदेशी नीति के संबंध का घटक या अगला जो है उद्देश्य, निशस्त्रीकरण में पूर्ण आस्था। जैसा कि भारत हमेशा से शांति या युद्धों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, तो फिर शस्त्रों का भी जो है वो प्रयोग नहीं करना है, इसलिए निशस्त्रीकरण में आस्था है भारत की। भारत ने सदैव वैश्विक शांति का पक्ष धर रहा है कि विश्व में शांति हो, युद्ध का माहौल ना हो, जिसके लिए निशस्त्रीकरण परम आवश्यक शर्त है। शस्त्रीकरण द्वारा विश्व में भय एवं आतंक का वातावरण विद्यमान रहता है। वर्तमान में इतने परमाणु हथियार हैं कि समस्त मानव सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि देश में शांति हो और सहयोग के साथ सभी देश अपना विकास कर सकें, इसलिए वह निशस्त्रीकरण में पूर्ण आस्था रखता है। तो हेडिंग आप याद रखिए। अब अगला उद्देश्य जो है वो है मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना। आप इनमें से इन सारे ही पॉइंट्स को अच्छे देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अगर किसी भी पॉइंट को भूल गए तो अगर आपको एक्स्ट्रा याद रहेगी एक दो पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो कोशिश करें कि सारी हेडिंग्स को याद रख उन सारे ही आंसर को लिख पाएँ। मानव अधिकार के प्रति सम्मान की भावना। दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। डेट याद रखिए। फिर भी संसार के अधिकांश देशों में इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता है, जो कि मानव के अधिकार का हनन होता है। अनेक स्थानों पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। भारत ने मानव जाति के लिए मानव अधिकारों की प्राप्ति एवं सुरक्षा के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की है। जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि भारत लोगों को जो है कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अगर उन अधिकारों का हनन किया जाए तो वही होता है मानव अधिकारों का हनन। तो एक भारत का उद्देश्य है कि मानव के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए भारत चाहता है सम्मान की भावना। इसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट्स बचते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करता है भारत। यह नीति भारत की नीति की आधारशिला है। गुट निरपेक्षता, इसका कारण यह है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है और गुट शीत युद्ध की गुट राजनीति से नव स्वतंत्र भारत की स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए नेहरू जी ने इस नीति का अनुसरण किया तथा घोषणा की कि भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्रता पूर्वक एवं निष्पक्ष संचालित करेगा, यानी भारत किसी के भी गुट में नहीं होगा। जैसे कि आपका पहला चैप्टर था शीत युद्ध, तो उसमें 2 गुट थे, तो भारत किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार किया था। तो भारत की विदेशी नीति का पहला जो है ये गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करता है। इसी के साथ ही एक और सिद्धांत था, पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। तो इस तरह से थी भारत की विदेशी नीति। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं कि भारत की विदेशी नीति चैप्टर के अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है।
प्रश्न दूसरा है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना। पहला था विदेशी नीति, अब दूसरा है परमाणु नीति। ये दो टॉपिक्स ही आपके इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भारत ने कभी भी परमाणु शस्त्रों के निर्माण का समर्थन नहीं किया है। जाहिर सी बात है, चूंकि वो शांति का समर्थक है तो वह परमाणु शस्त्रों का समर्थन नहीं करेगा। भारत दूसरे महायुद्ध के दौरान हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुई तबाही को भूल नहीं सका था। स्वतंत्रता के बाद भारत और अन्य विकासशील देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए निशस्त्रीकरण पर बल दिया। वर्ष 1962 से 72 के बीच भारत ने 3 युद्धों का सामना किया, जैसे कि आपको पता ही है। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ भारत के कई युद्ध हो चुके हैं। तो इसने भारत में आखिर सामना कैसे किया? चूँकि भारत शस्त्रों का तो समर्थन करता नहीं, तो आखिर भारत ने कैसे इन युद्धों से निपटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण मानते थे। भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास का लक्ष्य रखा। इसकी शुरुआत 1940 के अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1940 और होमी जहांगीर भाभा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट डेट है, भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया। पहला परमाणु परीक्षण आया था 1974, इसको याद है, जिसका कारण यही है कि भारत स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता था। यानी जब सारे युद्ध समाप्त हो गए तो उसके बाद भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया। लेकिन इसका यह नहीं कि भारत युद्ध करना चाहता था। भारत का मानना था कि वह स्वयं युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। भारत यह कहता है, लेकिन आक्रमण होने पर अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए यह परमाणु परीक्षण किया गया है। यानी भारत का उद्देश्य शांति है, तो इसके लिए भारत केवल यही जताना चाहता था परमाणु परीक्षण करके कि उसके पास जो है वो खुद युद्ध शुरुआत नहीं करेगा। पहले वह हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जब कोई देश उस पर आक्रमण करेगा तभी वह परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। 1974 के बाद भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण किया और यह जताया कि उसके सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है, जिससे कि वह संतुलन बनाना चाहता था कि और देश उस पर आक्रमण ना करें। यह जताना चाहता था कि उसके पास भी पर्याप्त जो है परमाणु हथियार हैं। केवल यही उद्देश्य था, ना कि चुनौती देना देशों को। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन पहले प्रयोग नहीं करेगा। यह भारत परमाणु नीति का एक सिद्धांत है। इसके अलावा भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, जिससे परमाणु मुक्त विश्व की कामना की जा सके। तो इसी के साथ अध्याय 4 भारत के विदेशी संबंध चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास 12 नागरिक शास्त्र का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम बताएंगे कि आपको आंसर को कैसे कॉपी में लिखना है, और इसी के साथ आपको याद करने की भी सारी ट्रिक्स बताएंगे। और इस क्लास में बताए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आप उन सभी को तैयार करते हैं तो इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में और कोई प्रश्न नहीं आएगा।
तो इस चैप्टर के सारे ही प्रश्न उत्तर आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं वो सारे ही प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के क्वेश्चन पेपर से सब कलेक्ट करके जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते चले आ रहे हैं इतने सालों से, उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पे दिया है और उनके उत्तर को। प्रश्न है पहला, वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले भारत प्रश्न पहला है, वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले भारत की स्थिति क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस प्रणाली जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में इसी का जो है प्रभुत्व चलता आ रहा है। तो जैसे 3 आम चुनाव जो हुए थे उसमें तो कांग्रेस प्रणाली थी। अब यहाँ पे चौथे चुनाव की बात की गई है जो कि 1967 में चौथा चुनाव हुआ। देखते हैं उत्तर। वर्ष 1967 के चुनाव परिणामों से कांग्रेस सहम गई। अभी तक तो कांग्रेस का ही बोला बाला था, वो हर चुनाव में जीतती थी, लेकिन 1967 से जो है क्या बदलाव आया। केंद्र स्तर पर उसकी सीटों में भारी कमी आई। कई वरिष्ठ नेताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। राज्य स्तर पर कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। इसलिए भारत ने वर्ष 1967 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भूकंप क्या था। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चौथा आम चुनाव जो कि 1967 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। इसी को कहा जाता है राजनीतिक भूकंप। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ, तो इसी को चुनौती समझा जाता है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांग्रेस को चौथे आम चुनाव में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा, इसके क्या कारण थे जो अचानक से कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि स्वतंत्रता के बाद से तो यही एक लोकप्रिय पार्टी थी कांग्रेस प्रणाली। तो ऐसी क्या बात हुई जो कि इसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके कारण 5 हैं। वर्ष 1900 पहले भारत की गंभीर आर्थिक संकट के 5 प्रमुख कारण हैं जो कि इसकी हार का कारण है। तो इन सभी कारणों को ध्यान से देखें। सबसे पहला कारण है वर्ष 1952 से 62 तक के सालों में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा था। यानी इसके पहले चौथे आम चुनाव के पहले जो है वो कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। कांग्रेस ने नियोजित विकास के माध्यम से देश की आर्थिक विकास का प्रयास किया था। यानी कांग्रेस जो है वो, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि नियोजित विकास के लिए उसने क्या किया, 5 वर्षीय योजनाएं चलाई और बहुत से योजनाएं बना के देश का विकास करने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रयास को नागरिकों तक पहुंच पाने में असफल रही। यानी यह विकास जो है वो पूर्ण रूप से समाज को लाभ नहीं मिला। इन सारे ही जो भी प्लान उनके द्वारा नियोजित का अर्थ यही है कि प्लान, जो भी प्लानिंग की गई थी वह सफल नहीं हुआ। कांग्रेस की पराजय का पहला कारण तो यह था। अब दूसरा कारण था वर्ष 1965 से 67 के बीच सूखे के कारण कृषि की स्थिति दयनीय हो चुकी थी।
इसी दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा संकट पैदा हुआ था। जैसा कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने और जो भी विदेशी देश हैं उन्होंने भारत को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, जिससे कि देश में क्या हुआ, मुद्रा संकट पैदा हो गया। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप देश के कई भागों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो देश में सूखे के कारण अकाल और मुद्रा भी संकट में आ गई। तो ये भी एक कारण है जिससे कि देश में गरीबी बढ़ गई और लोगों का सरकार से भरोसा उठता चला गया, जो अंत में जाके कांग्रेस की पराजय का कारण बना। तो आप इन सभी कारणों को ध्यान से देखें, जिससे कि आपका अगर लॉन्ग या दीर्घ उत्तरी प्रश्न या लघु उत्तरी प्रश्न आता है तो पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से उत्तर को लिख सकते हैं। और उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है, पॉइंट्स डाल के लिखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको ब्लैक से लिखें यानी हाईलाइट करके। तो इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं नागरिक शास्त्र में। तो तीसरा कारण जो है वो कांग्रेस की पराजय का है। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया, मानसून की असफलता, सैन्य खर्चे के साथ निर्यात में कमी, औद्योगिक उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। यानी कि देश निर्यात ज़्यादा कर रहा था, निर्यात में कमी आ गई थी और आयात में जो है वो बढ़ोतरी हुई, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही चीज़ नहीं है। अब है पांचवा कारण, बिगड़ी आर्थिक स्थिति ने चीज़ों की कीमत में बढ़ोतरी होने से जनता ने हड़ताल की स्थिति ने देश की दशा खराब कर दी, जिससे कि लोगों ने जो है कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ गया। इसी को कहा जाता है राजनीतिक भूकंप। इन्हीं सभी कारणों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से था इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में 2 सेटों में आया हुआ था। प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर वर्ष 1969 में टूट का शिकार हुई थी? यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ जिससे? इसका उत्तर है वर्ष 1969 में कांग्रेस के विभाजन के 5 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं 5 कारणों का। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टूट का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। इसी को कहा गया 1969 में टूट का शिकार हुई। उत्तर है वर्ष 1969 में कांग्रेस विभाजन के प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है इस वर्ष राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि इंदिरा एवं उनके समर्थकों द्वारा वीवी गिरी का समर्थन किया। दूसरा है सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः उनको उम्मीद थी कि इंदिरा उनकी सलाह पर कार्य करेंगी, लेकिन उन्होंने विपरीत निर्णय लेना शुरू किया। 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा राजाओं को मिले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। चौथा कारण है राष्ट्रपति के चुनाव के उपरांत इंदिरा समर्थित वीवी गिरी के निर्वाचन होने के बाद कांग्रेस का विभाजन अनिवार्य हो गया।
तत्कालीन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके उपरांत पार्टी में सिंडिकेट समर्थक कांग्रेस ओ जबकि इंदिरा समर्थक कांग्रेस आर में रह गई। इस तरह से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का विभाजन का सबसे बड़ा कारण सिंडिकेट तथा इंदिरा के मध्य मतभेद थे, जो कि कांग्रेस का विभाजन हुआ। यही समझिए एक बार शॉर्ट में, यानी इंदिरा गांधी ने जब सिंडिकेट का कहना मानने से इनकार किया तो पहला कारण ये हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं को मिले अधिकार जो थे उनको समाप्त किया और राष्ट्रपति के चुनाव में जो सिंडिकेट थे इसके विपरीत निर्णय लिया। यही सब कारण थे जिससे कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 3। ये सबसे लास्ट प्रश्न है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है वर्ष 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस के विभाजन के बाद फिर कांग्रेस का पुनर्स्थापना, जैसा कि चैप्टर के नाम में भी है पुनर्स्थापना, तो कैसे हुआ इसका उत्तर। इंदिरा गांधी ने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बल पर दिसंबर में लोकसभा भंग करवा दी। इंदिरा के लोकतांत्रिकता के प्रमुख 5 कारण हैं। यानी 1971 में जब फिर से आम चुनाव हुआ तो इसके पहले तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा जो कार्य किए गए थे जो कि इनकी लोकप्रियता के लिए प्रमुख थे। पहला कारण था कि सिंडिकेट के सामने न झुकने का साहस, जैसा कि इंदिरा उनके विपरीत कार्य कर रही थी। दूसरा 26वां संविधान संशोधन, जिसमें कि जो भी रजवाड़े थे उनके अधिकार को समाप्त किया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो यही सब था जो कि 1971 के चुनाव में फिर से इंदिरा गांधी को जो है जीत मिली। इस चुनाव में कांग्रेस आर को यानी इंदिरा गांधी को 352 सीटें और 44% वोट प्राप्त हुए। वर्ष 1971 के चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता तथा भारत पाक युद्ध की सफलता से इंदिरा की लोकप्रियता को बुलंदियों तक पहुंचा दिया गया, जिससे कि जो कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था तो उसमें इंदिरा की सरकार जो है वो फिर से आ गई। वर्ष 1972 के प्रांतीय चुनाव में उसकी पार्टी ने विजय का परचम लहराया। 1972 में जो है इंदिरा गांधी जो है फिर से जो है चुनाव जीत गई। तो इन्हीं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर के साथ खत्म होता है ये चैप्टर कांग्रेस प्रणाली। अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर को आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं। जो भी प्रश्न बताए गए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी नागरिक शास्त्र के एग्जाम में, नागरिक शास्त्र क्लास 12th के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर बताए जाते हैं अगर आप उनको तैयार करते हैं तो इससे बाहर इस चैप्टर से आपके कोई प्रश्न नहीं आएंगे और ये सारे ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। प्रश्न पहला है, आपातकाल घोषित करने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। आपातकाल के लिए क्या क्या कारण थे जो कि आपातकाल घोषित किया गया, पहला प्रश्न ये है। और साथ ही आप इस बात का ध्यान देते चलिए कि उत्तर को कैसे लिखना है। सेम इसी तरह आपको अपनी कॉपी में भी उत्तर लिखना है जिससे कि आपके सिविक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो उत्तर लिखना है
सरकार ने आपातकाल लागू किए जाने के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियों का उल्लेख किया। आपातकाल का सबसे पहला कारण है वर्ष 1971 में चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया, किंतु इस दिशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। साथ ही पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गया था। अब जैसा कि पिछले चैप्टर में कांग्रेस प्रणाली में आपने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, उन्होंने 1971 का आम चुनाव जीता, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसमें जीत हुई, तो उसमें शरणार्थियों की समस्या आई और उन्होंने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था उसमें भी विशेष सफलता नहीं मिली। अब दूसरा कारण जो है आपातकाल का है, भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात अमेरिका ने भारत को किसी प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया। बेरोजगारी बढ़ी तथा औद्योगिक विकास की दर कम थी। इसी के साथ बाजार की तेल तथा अन्य महंगाई बढ़ने से लोगों में रोष उत्पन्न हुआ, यानी कि महंगाई बढ़ रही तो जनता जो है वो आंदोलनों को बढ़ावा देने लगी। उसके बाद है सरकार का आरोप था कि विपक्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा, सरकार को कार्य करने से रोक रहा है। आपातकाल का एक और कारण था कि जो विपक्षी पार्टी थी, यानी कांग्रेस जो दो भागों में विभाजित हुई थी, तो अगला विपक्ष जो था वो सरकार को जो है कार्य करने से रोक रहा था। इसी दौरान रेलवे कर्मचारी हड़ताल का आह्वान किया। रेलवे कर्मचारियों की जो है वो वेतन को रोक दिया गया था, जिससे वे हड़ताल करने लगे थे। इन सभी के परिणाम स्वरूप आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के चलते अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया गया, जिसे ही आपातकाल कहा गया। तो इस तरह से कारण थे आपातकाल के प्रमुख कारण। इसी के साथ एक प्रश्न यहाँ भी आता है कि आपातकाल के क्या परिणाम हुए। तो सरकार विरोधी आंदोलन एक हड़ताल पर रोक लगा दी गई, यानी जब हड़ताल हुआ तो इसके यह परिणाम हुए कि आंदोलन पर रोक लगाया गया, अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा दिए गए। तो ये सभी थे आपातकाल के परिणाम। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपातकाल से संबंधित, आपातकाल के बाद भारत राजनीति में क्या बदलाव आए थे। तो आपातकाल के बाद 18 माह बाद जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई, यानी आपातकाल के बाद 1977 में जो है वो चुनाव हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 295 सीटें जीतकर सरकार बनाई, यानी इस बार जो है वो जनता पार्टी आई और इंदिरा गांधी जो है इस बार हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रणाली जो है वो हार का सामना किया। जनता पार्टी ने आपातकाल के अत्याचारों को चुनाव की जनमत संग्रह का रूप दिया तथा आपातकाल के जनमत भी कांग्रेस का विरोध था। विपक्ष ने आपातकाल की घोषणा के साथ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। इन्हीं सभी कारण थे जो कि जनता पार्टी जो है सफल हुई चुनाव जीतने में। दूसरा है जनता पार्टी का विभाजन में उत्तरदायी कारक, यानी जनता पार्टी का भी विभाजन कुछ समय बाद हो गया। मोरारजी देसाई की सरकार मात्र 18 महीने तक ही चल पाई।
या नीतियों में कोई बदलाव नहीं ला सकी, जिसके कारण फिर से जो है वो कांग्रेस की सरकार आई। प्रधानमंत्री को लेकर प्रतिस्पर्धा व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप चौधरी सिंह जो है वो कांग्रेस के समर्थन में दूसरी सरकार बनाई, लेकिन 4 महीने बाद इनका भी समर्थन वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जो है वो सरकार बनी 1980 में, यानी इंदिरा गांधी जो हैं वो 3 बार जो है प्रधानमंत्री बनी। एक तो है 1967 में, उसके बाद 1971, फिर जाके 1980 में 353 सीटों से जीतकर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समर्थन में सरकार बनाई थी। तो ये सारे थे आपातकाल के बाद राजनीति में यही सारे बदलाव आए थे। अंत में जो है वो इंदिरा गांधी फिर से सरकार बन गई थी। क्लास 12 नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जन आंदोलन से क्या आशय है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है जन आंदोलन, तो आपको ये समझना है कि जन आंदोलन का क्या मतलब है। ऐसे आंदोलन जनहित या किसी समस्या के विरोध में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी किसी भी समस्या के लिए जब लोग जागरूक होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वही सारे होते हैं जन आंदोलन। लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वही है जन आंदोलन। इसी तरह होता है दल आधारित आंदोलन, जो कि बहुत सारे दलीय राजनीति से संबंधित रखते हैं, जो दल द्वारा जो है आंदोलन करते हैं, वो हुआ दल। अब स्वयं सेवी संगठन, इसकी शुरुआत मध्य वर्ग के युवाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के मध्य जाकर रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत किया। तो ये सारे थे जन आंदोलन। अब देखते हैं कि प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं जो कि इस चैप्टर में बताए हैं। सबसे पहला है दलित पैंथर संगठन की स्थापना, उद्देश्य एवं गतिविधियों की विस्तार से चर्चा कीजिए। सबसे पहला आंदोलन यही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है वर्ष 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण किया। इन्होंने दलितों के विरुद्ध हो रहे शोषण एवं भौतिक संसाधनों के वितरण में हो रहे अन्याय के विरोध आंदोलन की शुरुआत की। दलित पैंथर्स ने संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों का प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन करने की मांग की, जो कि इसका उद्देश्य है स्थापना का। अब देखते हैं गतिविधियां क्या की गई थी दलित पैंथर्स में। तो क्या किया, भारतीय संविधान में छुआछूत को प्रतिबंधित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दलित समाज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, शोषण एवं हिंसा जारी है। दलित बस्तियां प्रायः गांव से दूर अलग थी। दलित पैंथर्स महिलाओं का उत्पीड़न, उनके साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक अत्याचार एवं दलितों के साथ सामाजिक एवं आर्थिक शोषण को रोक पाने में कानून व्यवस्था भी असफल रही थी, जिसलिए यह आंदोलन किया गया था। यानी जो समाज में छुआछूत का माहौल था, महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, सामाजिक आर्थिक शोषण, इन्हीं सभी को रोकने के लिए जो संविधान में आरक्षण दिए गए थे, इसी की मांग कर रहे थे दलित पैंथर्स जो संगठन है इसके लोग। दलित समूहों द्वारा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन देने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाई।
इसलिए दलित पैंथर्स ने अपने अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्यवाही का मार्ग अपनाया। वर्ष 1989 में दलित पैंथर्स एवं अन्य दलित संगठनों के अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप ही सरकार ने दलितों के शोषण के विरुद्ध कठोर कानून बनाए। तो इस तरह से यह संगठन जो है वो दलित पैंथर्स जो है वो अपना इसे समझौता मिला।